नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 दिसंबर सन 2023। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। ठोस कचरे के वजन की मॉनिटरिंग करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर बनेगा स्क्वाड। गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर होगी बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के गोगामेडी हत्याकांड पर हरियाणा कनेक्शन। शूटरों में महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी, इसी ने सिर में गोली मारी, लॉरेंस गैंग के टच में था। ECHS दिल्ली जॉब्स अपडेट। दिल्ली में आई बम्पर भर्ती, फटाफट भेजे अपना आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। विंटर सेशन में लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे विधायक। 14 दिसंबर को फिर बुलाई बैठक। CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिए बड़े बदलाव। नोटिस में कही ये बातें, बताएंगे पूरी अपडेट। कैथल वासियों के लिए खुशखबरी। रोडवेज में मथुरा वृंदावन धाम के नए साल से कर सकेंगे दर्शन। OBC को लेकर कांग्रेस पर एडवोकेट सुरेंद्र का निशाना। बोले नायब सैनिक के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनते ही हुड्डा पिता पुत्र को याद आया बैकवर्ड समाज। केंद्र सरकार देगी बैंक कर्मचारियों को बड़ी सौगात। हर शनिवार व रविवार को होगी छुट्टी, साथ ही बढ़ेगी सैलरी। हरियाणा में अभी जारी नहीं होगा ग्रुप डी CET परीक्षा का रिजल्ट। सामने आया चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बड़ा बयान, बताएंगे पूरी खबर। सरकार ने 100 से ज्यादा वेबसाइट ब्लॉक की। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर होती थी ठगी, विदेश से ऑपरेट होती थी ये वेबसाइट। रियलमी का सबसे पतला स्मार्टफोन 14 दिसंबर को लॉन्च होगा। C67 5G में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 12,000 रुपए। और करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या के खिलाफ कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन खत्म। रिपोर्ट के मुताबिक आज गोगामेडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ग्रुप डी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवार अब परीक्षा के रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं। हर किसी को परिणाम का इंतजार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 और 22 अक्टूबर को हरियाणा में ग्रुप डी CET परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के माध्यम से लगभग 13,536 पदों पर नियुक्तियां की जानी है। परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है। खबरें आ रही थी कि परीक्षा परिणाम जल्द जारी होगा, मगर इस बारे में अब एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रिजल्ट जारी होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया है और अब एजेंसी ने आयोग से सामाजिक व आर्थिक मानदंड के अंकों का ब्यौरा मांगा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अंक भेजने से पहले एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों से विकल्प मांगा जाएगा, जिसके जरिए उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कि क्या वह ग्रुप डी की नौकरी करना चाहता है। यदि कोई उम्मीदवार इसमें ना भरता है तो मेरिट में होने के बावजूद भी उसका चयन नहीं होगा। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार हाँ भरता है तो उसके सामने विभागों और पदनामों की लिस्ट खुल जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार उस विभाग को चयनित कर सकता है जिसमें वह जाना चाहता है। अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसके तैयार होने में लगभग 2 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। अध्यक्ष ने बताया कि विकल्प भरने के लिए उम्मीदवारों को 10 दिन का समय दिया जाएगा। जब विकल्प भरने का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद कैटेगरी वाइज ग्रुप डी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन दिल्ली द्वारा सफाई वाला, ड्राइवर, फार्मासिस्ट और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2024 तय की गई है। आपको यहाँ पर बता दें कि किन किन पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला, फिजियोथेरेपिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT नेटवर्क टेक्नीशियन, लैब सहायक, लैब टेक्नीशियन, डेंटल सहायक के पदों पर यह भर्ती होनी है। इन पदों के लिए कोई भी आवेदक शुल्क देय नहीं होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अब हरियाणा बीजेपी भी मोदी मैजिक मांगने लगी है। राज्य में संगठन से लेकर सरकार तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की मांग होने लगी है। ये दोनों चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव मई या फिर जून और हरियाणा विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे। सरकार से लेकर बीजेपी संगठन तक समय से पहले ही विधानसभा भंग कर चुनाव करने के लिए राजी नजर आ रहे हैं। इसके मुख्य वजह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली जीत है। असल में इन तीनों राज्यों में भाजपा ने कोई चेहरा CM फेस आगे नहीं किया था, तो वहीं भाजपा के चेहरे के रूप में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे थे। खुद PM मोदी ने कहा कि आप कमल यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह को वोट दें, वह वोट सीधे मोदी को आएगा। यही हरियाणा भाजपा की इच्छा है। भाजपा नेता चाहते हैं कि मोदी के नाम पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी वोट मिल जाएं। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में हरियाणा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गोगामेडी की हत्या में शामिल एक शूटर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला का है, जिसका नाम नितिन फौजी है, जो पंजाब के बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के टच में था। संपत नेहरा पर ही इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। इसका पता चलने के बाद राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में छापे मारे। हरियाणा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक नितिन फौजी सेना में है और महेंद्रगढ़ जिले के गाँव दोंगड़ा जाट का रहने वाला है। वह नवम्बर महीने में छुट्टी
पर आया था। इसके बाद 9 नवंबर को वो अपने घर से गाड़ी ठीक कराने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। ग्रामीणों की माने तो उसके बाद से उसका परिजनों से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। सुखदेव सिंह गोगामेडी को आखिर में सिर में गोली मारने वाला शूटर नितिन फौजी ही है। परिवार को भी इस हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद ही पता चला कि हत्या करने वालों में नितिन फौजी शामिल है। नितिन फौजी का नाम सामने आने के बाद उसका मकान भी सुनसान है। उसके साथ दूसरा शूटर रोहित राठौर बताया जा रहा है, जो नागौर के मकराना का रहने वाला है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सेहत महकमा छोड़ने और विभाग की फाइल अटकने के मामले में दो टूक जवाब दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वह जल्द इसका फैसला करेंगे। उन्हें उनकी बात पर पूरा यकीन है। वहीं गृह मंत्री ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। राजस्थान में सरकार बन रही है। सरकार ने अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी प्रकार की गुंडागर्दी राजस्थान में नहीं होने देंगे। यकीनी तौर पर इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान भी शामिल रहे। बैठक में 15 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से हर वर्ग दुखी है। कांग्रेस सत्र में हरियाणा के आमजन से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। अब 14 दिसंबर को फिर से कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय होगा। सत्र 15 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। यह कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। बताया जा रहा है कि सत्र से पहले भाजपा भी विधायक दल की मीटिंग बुलाकर विपक्ष के हमलों से बचने की कार्य योजना पर चर्चा करेगी। विधायक दल की मीटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने कहा कि कांग्रेस सूबे में होने वाले हर चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी गांव-गांव शहर तक संगठन की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। राज्य में अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को जींद के कई गांवों का दौरा किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान एक भी किसान पर केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि किसानों की सोच करने वाला आदमी ऊपर बैठा था। राज्य में हिस्सेदारी होने से किसानों को काफी फायदा हुआ। उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी कि किसान की फसल का पैसा सीधा उसके खाते में जाए, और ये काम करके दिखाया है। दुष्यंत चौटाला ने गतौली गाँव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हुड्डा सरकार के दौरान किसानों को 4 से 5 रुपए मुआवजा राशि मिलती थी, लेकिन हमने एक सिस्टम तैयार किया जिससे कि सीधे पटवारी के मोबाइल पर संदेश जाता है कि उस किसान की खेत की गिरदावरी करनी है। किसान को फर्द लेनी है तो पहले चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही फर्द निकल जाती है। जुलाना में एक भी हाईवे नहीं था, लेकिन अब जुलाना में NH 152D, NH 352 और जम्मू कटरा जुलाना से होकर गुजरते हैं। हरियाणा के नारनौल में NIA के निशाने पर आने के बाद तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के करीबियों के ऊपर की गई ईडी की कार्रवाई देर रात तक जारी रही। सुरेंद्र के कई सहयोगी के यहां से ईडी रात को करीब 9 बजे रवाना हुई। वहीं इस मामले में ईडी रामपुरा गांव के पूर्व सरपंच नरेश उर्फ नरसी को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। इसके अलावा कई जगह से आवश्यक दस्तावेज जैसे बैंक की कॉपी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री व अन्य कागजात भी अपने साथ ले गई। वहीं टीम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के करीबी बताए जाने वाले राजेश उर्फ बंटी ठेकेदार के घर पर भी देर रात तक रही। इसके अलावा टीम अन्य सभी जगह से घर के सभी सदस्यों की बैंक अकाउंट डिटेल व कॉपी, प्रॉपर्टी के कागजात जैसे रजिस्ट्री व अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। हरियाणा में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में पहले ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना चला रखी है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ठोस कचरा के वजन में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का एक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ले जाने वाले वाहनों की निकासी तथा एंट्री प्वाइंट पर तौल मशीनें लगाई जाए और वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसकी भी मार्केटिंग की जाए। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के तार हरियाणा के महेंद्रगढ़ से जुड़े हैं। इस मामले में महेंद्रगढ़ के गांव दोंगड़ा जाट का नितिन फौजी भी शामिल है। वह सीसीटीवी में गोगामेडी को गोली मारता हुआ दिखाई दे रहा है। नितिन फौजी का नाम सामने आने के बाद उसका मकान सुनसान पड़ा है। घर में इस समय नितिन फौजी के माता पिता ही है, जबकि उसकी पत्नी अपने मायके राजस्थान के बहरोड में है। नितिन फौजी के पिता कृष्ण कुमार भी आर्मी से रिटायर्ड है। कृष्ण कुमार ने बताया कि उनका बेटा 9 नवंबर को गाड़ी ठीक करवाने के लिए महेंद्रगढ़ गया था। शाम को 4 बजे तक गाड़ी ठीक हो गई थी। उसके
उसके बाद से वह उसके संपर्क में नहीं है। नितिन के हत्याकांड में शामिल होने के बारे में मीडिया से पता चला। वहीं दोंगड़ा पुलिस चौकी के इंचार्ज प्रीतम सिंह ने बताया कि नितिन फौजी का गाँव उनके एरिया में आता है। अभी तक राजस्थान पुलिस का उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। जैसे ही राजस्थान पुलिस उनसे संपर्क साधेगी तो वह राजस्थान पुलिस की पूरी मदद करेंगे। नितिन फौजी 19 जाट बटालियन में कार्यरत है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग अलवर में थी। नितिन फौजी की शादी 1 साल पहले राजस्थान के बहरोड में हुई थी। उसकी अभी कोई संतान नहीं है। रेप केस में फंसे हरियाणवी कलाकार नवीन नारू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 दिन पहले उस पर हिसार के हादसे में एक महिला से दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसकी ब्रेजा कार को भी जब्त कर लिया है। साथ ही उसकी बैंक खाते की डिटेल भी खंगाली जा रही है। साथ ही पुलिस महिला से रुपयों के लेन देन की जाँच कर रही है। नारू हरियाणा की फेमस कलाकार सपना चौधरी के साथ भी कई गाने कर चुका है। सपना चौधरी के साथ उनका गाना मेरा चांद लुका हांडे बहुत फेमस हुआ था। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरियाणा के रोहतक में महात्मा ज्योतिबा फुले विचार मंच के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र माडू ने पत्रकार वार्ता कर ओबीसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सुरेंद्र माडू ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व उनके पुत्र तथा अन्य विपक्षी नेताओं को पिछड़े वर्ग की याद सताने लगी है। उन्होंने कहा कि जब से कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद नायब सैनी को भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तब से इन्हीं कांग्रेसी नेताओं को सपनों में भी पिछड़ा वर्ग समाज नजर आने लगा है। सुरेंद्र ने कहा कि जिन कांग्रेसी नेताओं ने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग की सुध तक नहीं ली और न ही उनके कल्याण के लिए कोई विशेष योजना बनाई, आज उन नेताओं को पिछड़ा वर्ग ही नजर आ रहा है। आगामी वर्ष की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। सीबीएसई कक्षा 10वीं और सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने नतीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया था। इस बार सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा पैटर्न, अकाउंटेंसी, उत्तर पुस्तिका आदि में भी कई बदलाव किए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि अब बोर्ड ने अकाउंटेंसी विषय में दी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं को खत्म करने का एक बड़ा फैसला किया है। यह निर्णय हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया गया है। यह बदलाव बोर्ड परीक्षा 2023-24 से लागू होगा। नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पिछले हफ्ते सीबीएसई ने नतीजों को लेकर एक बड़ा और ऐलान किया था। सीबीएसई ने घोषणा की है कि बोर्ड 2024 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को कोई समग्र डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट नहीं देगा। इतना ही नहीं, बोर्ड प्रतिशत भी नहीं बताएगा। सीबीएसई बोर्ड ने 2024 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए सैंपल पेपर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए कुल 60 सैंपल पेपर और 12वीं कक्षा के लिए 77 सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी की फरियाद करने वाले कर्मचारियों की आखिरकार केंद्र सरकार ने सुनवाई कर ली है। मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वयं सरकार ने कहा कि अब पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को वीकली 2 दिन की छुट्टी रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अब पब्लिक सेक्टर के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन ही काम करना होगा, यानी हर शनिवार को छुट्टी रहेगी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों के काम के दबाव को भांपते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं लंबे समय से हर शनिवार की छुट्टी की मांग कर रहे बैंक कर्मचारियों से सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। जानकारी सामने आ रही है कि नए साल से पहले बैंक कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। साथ ही 5 दिन काम को भी लागू कर दिया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार ने फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया है। वहीं सेंसेक्स 357 पॉइंट बढ़कर 69,653 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 20,937 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। आईटी, एनर्जी और एफएमसीजी शेयरों में तेजी रही। हालांकि बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 36 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक बात करें तो 22 कैरेट सोने के दाम 57,990, 24 कैरेट के दाम 63,250 और 18 ग्राम 47,440 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। तो वहीं 1 किलो चांदी का भाव 78,500 रुपए चल रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे कि तांबा, चांदी व जिंक मिलाकर जेवर बनाए जाते हैं। इसलिए ज्यादातर दुकानदार 18, 20 और 22 कैरेट सोना बेचते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।